नमस्कार मित्रों दीपक शर्मा। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में D9 चार्ट यानी नववांश कुंडली पर चर्चा करने के लिए। मित्रों, षोडश वर्ग के अंदर नववांश कुंडली का अत्यधिक महत्व होता है। यदि लग्न कुंडली हमारा जीवन है तो नववांश कुंडली हमारी आत्मा होती है। मित्रों, अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान नववांश कुंडली का हमारे अध्ययन के अंदर होता है। नववांश कुंडली हमारी कुंडली का नवम भाव होता है और इससे सप्तम भाव के बारे में सूक्ष्म रूप से अध्ययन करते हैं। मित्रों, सप्तम भाव हमारे विवाह का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है, दाम्पत्य सुख का होता है, हमारा जीवन साथी कैसा होगा, उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, उससे हमारे संबंध कैसे होंगे, इन बातों पर सप्तम भाव से अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा मित्रों, हमारी दैनिक आय, व्यापार, साझेदारी और प्रतिद्वंद्वियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो मित्रों, इन्हीं सब बातों का विस्तार से और सूक्ष्म रूप से नववांश कुंडली के माध्यम से विचार किया जाता है। नववांश कुंडली के माध्यम से ही इसका विस्तार से अध्ययन किया जाता है। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और नववांश कुंडली को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, सबसे पहले नववांश कुंडली बनाते कैसे हैं, इस पर विचार करते हैं। मित्रों, हमारी राशि 30 अंश की होती है। यहां पर हम उस राशि के 9 भाग करेंगे। जब हम एक राशि के 9 भाग करते हैं, 30 अंश के 9 भाग करते हैं, तो हमारे पास जो एक भाग होता है उसका मान आता है 3 अंश 20 कला। तो इस प्रकार से 3 अंश 20 कला के हमारे पास 9 नववांश प्राप्त होते हैं। अब मित्रों, एक चार्ट के माध्यम से नववांश कुंडली बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, पिछले कार्यक्रम में भी हमने चार्ट के माध्यम से वैवाहिक कुंडली बनाने का प्रयास किया था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम चार्ट के माध्यम से नववांश कुंडली बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, हमारे पास ये चार्ट है। इस चार्ट के अंदर ऊपर जो राशियां हैं, 4 राशियां हैं: अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। अग्नि तत्व राशियों में 1, 5, 9 यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि आएंगी। पृथ्वी तत्व राशियों में 2, 6 और 10 यानी वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि आएंगी। वायु तत्व राशियों में 3, 7 और 11 यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। और जल तत्व राशियों में 4, 8 और 12 यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि आएंगी। इसी प्रकार से चार्ट में अब हमें नववांश प्राप्त होंगे। मित्रों, हमारे कुल नववांश होंगे 108। इसके माध्यम से मित्रों हम नववांश कुंडली यहां पर तैयार करेंगे। मित्रों, कई सारे ऐप हमारे मोबाइल के अंदर हैं, एप्लीकेशंस हैं, जिनके माध्यम से हम कुंडली मोबाइल पर खोल सकते हैं और हमें इस तरह की कुंडलियां मोबाइल पर मिल जाती हैं। लेकिन फिर भी हम जानकारी के लिए इस प्रक्रिया को यहां पर समझते हैं। तो मित्रों, जिस प्रकार से हमने पिछले कार्यक्रम में कुंडली बनाई, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुंडली बनाएंगे। अब हम सीधे ही नववांश कुंडली पर चलते हैं। इस तरीके से मित्रों यहाँ पर हमें 9 नववांश प्राप्त हुए। अब मित्रों, इन 9 नववांशों को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग देव नववांश, दूसरा भाग नर नववांश और तीसरा भाग राक्षस नववांश। अब मित्रों, देव नववांश की बात करते हैं। मित्रों, देव नववांश में 1, 4, 7 3 नववांश आए। पहला नववांश 0 से 3 अंश 20 कला का। दूसरा नववांश 10 अंश से 13 अंश 20 कला का। और तीसरा नववांश 20 अंश से 23 अंश 20 कला का बना। मित्रों, देव नववांश को अत्यंत ही शुभ नववांश माना जाता है। इस नववांश के जातकों को अच्छा जीवन साथी मिलता है और इनका अच्छा वैवाहिक जीवन व्यतीत होता है। ये जातक सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं और पूरे आनंद के साथ अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हैं। अब मित्रों, दूसरे नववांश की बात करते हैं। दूसरा नववांश नर नववांश होता है। इसमें मित्रों द्वितीय, पंचम और अष्टम नववांश बनते हैं। द्वितीय नववांश 3 अंश 20 कला से 6 अंश 40 कला का होता है। दूसरा नववांश पंचम नववांश
13 अंश 20 कला से 16 अंश 40 कला का होता है और अष्टम नवांश 23 अंश 20 कला से 26 अंश 40 कला का होता है। मित्रों, इस नवांश में पैदा होने वाले जातक बड़े ही महत्वाकांक्षी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और अपनी दृढ़ इच्छा से अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। मित्रों, इनका समाज में मान सम्मान होता है, मान प्रतिष्ठा बढ़ती है और ये लोग समाज में परिवर्तन लाने वाले होते हैं कि ये लोग भी अपना जीवन बड़े ही आनंद से व्यतीत करते हैं। अब मित्रों, तीसरे नवांश की बात करते हैं। तीसरा नवांश होता है राक्षस नवांश, तृतीय, षष्ठ और नवम नवांश। तीसरा नवांश 6 अंश 40 कला से 10 अंश का होता है। छठा नवांश 16 अंश 40 कला से 20 अंश का होता है और नवा नवांश 26 अंश 40 कला से 30 अंश का होता है। मित्रों, इस नवांश में पैदा हुए जातक बड़े ही स्वार्थी होते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी गलत तरीके का उपयोग कर लेते हैं। इनको वैवाहिक जीवन, वैवाहिक सुख अच्छा नहीं मिलता। कहीं ना कहीं इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये थे मित्रों हमारे 3 नवांश। अब मित्रों, इसके फलादेश की बात करते हैं। फलादेश कैसे करते हैं इसका विचार करते हैं। जब हम फलादेश करते हैं तो सबसे पहले लग्न कुंडली रखते हैं और लग्न कुंडली के पास ही हम नवांश कुंडली रखेंगे, क्योंकि मित्रों हमने पहले ही बताया है कि किसी भी कुंडली का अध्ययन करने से पहले हमें लग्न कुंडली का अध्ययन करना होगा। लग्न कुंडली के अंदर लग्न क्या है, लग्न कैसी स्थिति में है, लग्न मजबूत है या कमजोर है, इस चीज़ का हमें विशेष रूप से अध्ययन करना है। क्योंकि मित्रों लग्न मजबूत होगा तो लग्न कुंडली मजबूत होगी, लग्न कुंडली मजबूत होगी तो बाकी के ग्रहों के भी योग अच्छे बनेंगे। तो मित्रों सबसे पहले हमें लग्न कुंडली में लग्न देखना है, लग्न क्या है, और लग्न के बाद लग्न कुंडली में ही हमें सप्तम भाव उसका अध्ययन करना है। सप्तम भाव सप्तमेश क्या है, लग्नेश क्या है, उनका आपसे संबंध है या नहीं है। उसके बाद हम नवमांश कुंडली पर चलते हैं। अब मित्रों नवमांश कुंडली में हमें सबसे पहले लग्न देखना है, सप्तमेश देखना है। सप्तमेश की स्थिति क्या है, सप्तमेश की किन ग्रहों के साथ युति है, सप्तमेश कहाँ पर है, कुंडली के अंदर किस जगह विराजमान है, केंद्र में है, त्रिकोण में है या त्रिक भाव में है। इन सब बातों का हमें अध्ययन करना है, विचार करना है। उसके बाद ही मित्रों कोई भी फलादेश करना है। अब मित्रों यहाँ पर कुछ अचूक नियम हैं, अचूक सूत्र हैं, जिनका उपयोग करके, जिनका अध्ययन करके हम ऐसे यहाँ पर योग देख सकते हैं जिनसे जीवन में काफ़ी बदलाव, काफ़ी अच्छा बदलाव आता है या आने वाली संभावनाएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिनके माध्यम से हम सटीक फलादेश कर सकते हैं। जीवन के बारे में बहुत सी अच्छी बातें समय से पूर्व ही ज्ञात कर सकते हैं। उसी संदर्भ में मित्रों वर्गोत्तम ग्रह आते हैं। मित्रों वर्गोत्तम ग्रह इस प्रकार का योग है कि जिसमें अत्यंत ही शुभ फल प्रदान होते हैं। यदि इस योग में ग्रह आ जाते हैं, वर्गोत्तम राशि होती है, वर्गोत्तम राशि आ जाती है, तो अत्यंत ही सटीक फल हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। मित्रों वर्गोत्तम राशि होती है कि लग्न के अंदर जो ग्रह जिस राशि में मौजूद है, यदि नवमांश कुंडली में भी वो ग्रह उसी राशि में मौजूद है तो मित्रों ये वर्गोत्तम कहलाता है। तो मित्रों ये वर्गोत्तम राशियाँ होती हैं, ये वर्गोत्तम राशियाँ बड़ा ही शुभ परिणाम प्रदान करती हैं। मित्रों यदि लग्न कुंडली के अंदर कोई ग्रह कमजोर है, पापग्रस्त है और नवमांश कुंडली के अंदर वर्गोत्तम हो जाता है, तो मित्रों उसमें शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मित्रों वर्गोत्तम राशियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि यदि लग्न कुंडली के अंदर कोई ग्रह पीड़ित है, पापग्रस्त है और वो नवमांश कुंडली में आकर वर्गोत्तम हो जाता है, तो मित्रों उससे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तब हम इसका बल देखते हैं, नवमांश कुंडली के बल के अनुसार ही उसका फलादेश करते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं।
तो इसलिए मित्रों वर्गोत्तम राशियों को देखना अत्यंत ही जरूरी होता है। अब मित्रों दूसरा विशेष नियम वेधव योग। मित्रों वेधव योग नवमास कुंडली के अंदर अवश्य देखना चाहिए। वेधव योग मतलब मित्रों विधवा योग, और खास तौर से स्त्रियों के लिए इस योग को जरूर जांचना चाहिए। मित्रों यह योग शनि और मंगल की युति से बनता है। यदि स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल हैं और उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो वेधव योग बनता है। यदि स्त्री की कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल हैं और शनि से दृष्ट हैं और सप्तमेश त्रिक भाव में आ जाते हैं तो वेधव योग बनता है। सप्तमेश का संबंध मंगल शनि से हो जाता है तो भी वेधव योग बनता है। और यदि अष्टमेश सप्तम भाव में बैठा हो और सप्तमेश को पाप ग्रह देखते हो या पाप ग्रह से युति हो तो भी वेधव योग बनता है। मित्रों इस योग को सप्तम भाव में जरूर जांचना चाहिए और नवमास कुंडली के अंदर अवश्य जांचना चाहिए, क्योंकि हम नवमास कुंडली का अधिकांश प्रयोग विवाह के लिए करते हैं, तो इस योग को अवश्य ही जांचना चाहिए। और मित्रों लग्न कुंडली के आधार पर लग्न कुंडली की तुलना करने पर कि लग्न कुंडली में ग्रह कहाँ पर स्थित हैं और नवमास कुंडली में ग्रह कहाँ पर स्थित हैं, कौन से शुभ ग्रह हैं कौन से पाप ग्रह हैं, उनकी जांच करने के बाद इसका फलादेश करना चाहिए। मित्रों नवमास कुंडली हमारा रीढ़ की हड्डी होती है। जो भी हमें फलादेश करने हैं वो बिना नवमास कुंडली के अध्ययन के नहीं हो सकते। तो मित्रों कोई भी फलादेश करने से पहले नवमास कुंडली को सावधानी से अध्ययन करें, सावधानी से पढ़ें, उसी के बाद कोई फलादेश करें। तो मित्रों ये था हमारा खास कार्यक्रम नवमास कुंडली पर। तो मित्रों चलते हैं और मिलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार।